जाति के नाम पर राजनीति कर रहे विपक्ष पर पीएम का कड़ा प्रहार। देशवासियों के बीच खाई पैदा करने का लगाया आरोप। गरीब को बताया सबसे बड़ी जाति और आबादी। कहा सामाजिक न्याय के लिए भाजपा है पूरी तरह प्रतिबद्ध। तेलंगाना के निजामाबाद में केसीआर सरकार पर बरसे पीएम मोदी। भ्रष्टाचार और परिवारवाद का लगाया आरोप। कहा एनडीए में आना चाहते थे केसीआर, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से किया खारिज। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दिया 8,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किया राष्ट्र को समर्पित। रेल सहित कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को दी करीब 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का किया शुभारंभ। राज्य की विकास यात्रा को हर संभव मदद का दिया भरोसा। विदेशी फंडिंग के आरोपों में घिरे डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक पर कसा शिकंजा। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर की छापेमारी। अब तक 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियां स्वतंत्र। केंद्रीय योजनाओं के फंड रोके जाने के टीएमसी के आरोप पर भाजपा का जोरदार पलटवार। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का राज्य में 1 करोड़ से अधिक फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाने का आरोप। केंद्र सरकार को जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार की घोषणा। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलियर को मिला अवार्ड। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति के अध्ययन से संबंधित विषयों के बारे में प्रयोगों को लेकर चुना गया नाम। एशियाई खेलों में भारत को मिला 15वां स्वर्ण पदक। जेवलिन थ्रो में अनु रानी और पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर रेस में जीता गोल्ड। कैनोइंग के डबल 1000 मीटर स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। वहीं बॉक्सिंग में प्रीति ने जमाया कांस्य पदक पर कब्जा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को लगभग 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मंगलवार का दिन प्रधानमंत्री मोदी की कई बड़ी सौगात साथ लेकर आया। पीएम मोदी ने जगदलपुर में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। ये संयंत्र 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है, जहाँ उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात बनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि यहाँ बनने वाला स्टील देश को नई ऊर्जा देगा। स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। पीएम मोदी ने कई रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच
डबल रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन को 2 तरफा बनाने की परियोजना और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने तारोकी रायपुर डेमू रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला और हर गांव विकसित हो। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का भी उल्लेख किया। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के भी दर्शन किए। पीएम मोदी ने वहां पूजा अर्चना भी की। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना को विकास की नई सौगात दी। प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में राज्य के लिए बिजली, रेल व स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना को विकास की नई सौगात दी। प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में राज्य के लिए बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स की लगभग 8,000 करोड़ रुपयों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 1 की पहली 800 मेगावाट इकाई का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4,000 मेगावाट हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा मनोहराबाद और सिद्दीपेट को जोड़ने वाली नई रेल लाइन परियोजना और धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने पर काम किया है। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबी नगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है।
विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। उन्होंने विकास को अपनी सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता बताया। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। विकास परियोजनाओं का तोहफा देने पहुंचे प्रधानमंत्री का निजामाबाद ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। तेलंगाना के निजामाबाद से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट सोमवार को जारी की, जिसके बाद से इस मुद्दे पर घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत आरक्षण को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष देश को जाति के नाम पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब है और गरीब कल्याण सरकार का मकसद है। जाति जनगणना के नाम पर राजनीति का प्रयास कर रहे विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जमकर बरसे। कांग्रेस के इस नए राग पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस की मंशा देशवासियों के बीच खाई बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो गरीब हैं। इसलिए गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को भी जमकर लताड़ा। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को पर्दे के पीछे से ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके तार देश विरोधियों से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने के प्रयास का भी आरोप लगाया। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम मोदी ने कहा कि जब आज कांग्रेस जितनी आबादी उतना हक की बात कर रही है तो उसे इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कई वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित रहे समुदायों को उनका हक दिलाया है। हाल में ही संसद में महरा समाज को एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है। इस समाज की ये मांग भाजपा सरकार ने पूरी की है। वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहे आवारा आदिवासी वर्गों को एससी का दर्जा देकर भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। यानी जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली, उनको हक देने में भाजपा हमेशा आगे रही है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश के संसाधनों पर हक की बात है तो सबसे पहला हक गरीब का है। जगदलपुर की जनसभा से दिया गया ये बयान सियासत के नए मौके तलाश रहे विपक्ष की बयानबाजी को पीएम का स्पष्ट और दो टूक जवाब माना जा रहा है। पीएम का ये बयान गरीब कल्याण और सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी जाहिर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ क्लिक के खिलाफ मिले सबूतों के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत की है। इस मामले में पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज़ क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वो चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करता है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ क्लिक पर शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को न्यूज़ क्लिक पर कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। स्पेशल सेल ने सुबह सुबह एक साथ दिल्ली और NCR में न्यूज़ क्लिक से जुड़े लोगों से पूछताछ की। खबर है कि छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मोबाइल जब्त किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक NDTV की पूर्व प्रबंध संपादक अवनिंदियो चक्रवर्ती, उर्मिलेश और अभिषार शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। न्यूज़ क्लिक के CEO प्रबीर पुरकायस्थ के घर पर भी पुलिस ने रेड मारी। न्यूज़ क्लिक के ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ था। ED की जांच में 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी रकम के संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या गलत तरीके से पैसा हासिल किया है तो जांच एजेंसियां तय गाइडलाइन के तहत जांच करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली में न्यूज़ क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। ED के अनुसार न्यूज़ क्लिक ने FDI के जरिए 9.59 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग स्वीकार किया था, जिसके साथ ही 28.46 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता लगा था। आरोप है कि कंपनी ने जेल में बंद गौतम नवलखा को 17.08 करोड़ रुपए का वेतन दिया था। साथ ही कई पत्रकारों को भी धनराशि दी गई थी। मंगलवार को इसी सिलसिले में स्पेशल सेल ने कुछ लोगों से पूछताछ की। भाजपा ने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्रीय विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुटारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी। पुलिस की छापेमारी पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। बता दें कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज़ क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ED ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज़ क्लिक के प्रोमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। न्यूज़ क्लिक का मामला लोकसभा में भी उठ चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज़ क्लिक पर चीन से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। PM मोदी का मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। SBI और IIM बेंगलुरु के एक शोध कार्य में पिछले 9 वर्षों में PM मोदी के मन की बात के 105 एपिसोड के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इस शोध के परिणाम से पता चलता है कि ये कार्यक्रम लोगों के जनजीवन को सुलभ बनाने और उन्हें जागरूक करने में काफ़ी सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात आम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। PM मोदी ने इस कार्यक्रम को 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों के जरिए ये कार्यक्रम सभी देशवासियों और विदेशों तक पहुंचता है। PM मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में ये कार्यक्रम काफी सफल रहा है। SBI और IIM बेंगलुरु के एक शोध कार्य में पिछले 9 वर्षों में PM मोदी के मन की बात के 105 एपिसोड के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इस शोध में संचार के शक्तिशाली और रणनीतिक माध्यम यानी मन की बात द्वारा लाए गए परिवर्तनों के स्थायी प्रभाव का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने जनवरी 2015 में मन की बात के बाद गूगल खोजों में लोकप्रियता हासिल की।
2 वर्षों तक लगातार मन की बात के उल्लेख के बाद इसने गूगल खोजों में और लोकप्रियता हासिल की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भाग के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना का भी मन की बात में उल्लेख होने के बाद इसे काफी प्रसिद्धि मिली। योग का मन की बात में उल्लेख के बाद इसने गूगल सर्च में लोकप्रियता हासिल की, लेकिन मई और जून 2015 में मन की बात में विशेष उल्लेख के बाद इसने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि गूगल सर्च में ये काफी खोजा जाने लगा। मन की बात के कारण खादी को काफी लोकप्रियता मिली है, साथ ही बिक्री में भी वृद्धि हुई है। खादी का सोशल मीडिया कवरेज भी बढ़ गया है। मन की बात में मुद्रा लोन के उल्लेख के बाद इसको काफी प्रसिद्धि मिली है। 2022 की शुरुआत के साथ मोटा अनाज की नगण्य खोजों में तेजी आई और मन की बात के साथ इसमें और तेजी आई। पीएम स्वनिधि योजना, लाइट हाउस टूरिज्म जैसे विषयों को भी मन की बात कार्यक्रम से काफी फायदा हुआ। कोविड-19 के दौरान जागरूकता बढ़ाने में मन की बात का विशेष योगदान रहा। मन की बात में स्वामी विवेकानंद के जिक्र के बाद गूगल सर्च में स्वामी विवेकानंद की खोज काफी बढ़ गई। इस विशेष शोध को पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। कुल मिलाकर मन की बात कार्यक्रम जहां एक और देश के अधिकतर लोगों तक पहुंचने में कामयाब रहा है, वहीं इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं। सामाजिक महत्व के भी कई मुद्दों को प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में उठाया है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति राकेल पेना से मुलाकात की। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का समापन मंगलवार को हो गया है। 5 दिन तक चले इस फेस्टिवल में 13 हिमालयन राज्यों की बेहतरीन फिल्में दिखाई गईं। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का समापन मंगलवार को हो गया। 5 दिन तक चले इस फेस्टिवल में 13 हिमालयन राज्यों की बेहतरीन फिल्में दिखाई गई। आखिरी दिन शॉर्ट फिल्मों के विजेताओं की घोषणा की गई। इस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार युवा फिल्मकार सेरिंग लॉन्जेस की शॉर्ट फिल्म तार को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। The film is about a mother and daughter and their deep connection between them. This film explores the landscape of Zanskar and the people and the stories of Zanskar as well. I would like to thank the Himalayan Film Festival for organizing such an event where we local filmmakers could display our work, people could see it, appreciate it. It could not have happened otherwise. हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आगे भी दर्शकों के सामने बेहतरीन फिल्में लाता रहेगा और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देता रहेगा। आइडिया यही था कि हम एक नए ब्रीड ऑफ फिल्म मेकर्स को बनाएं, चाहे वो लद्दाख में हो चाहे पूरे हिमालयन रीजन में हो। आप देखिए हिमालयन रीजन से कई यंग फिल्म मेकर्स आए थे, कई लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और पहली बार फिल्म बनाई है, लेकिन कितनी बेहतरीन फिल्में बनाई थी। तो हिमालयन रीजन में कहानियां सुनाने के लिए बहुत कुछ है और टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। एक प्लेटफॉर्म की जो हमें लगता था कमी है, क्योंकि अभी जैसे उत्तराखंड से जो फिल्म मेकर है वो कह रहे थे वो चाहेंगे कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा फेस्टिवल हो। सो आइडिया यही है, मैं चाहूँगी कि मैं हिमालयन स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के डिपार्टमेंट से थोड़ा साझा करके कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि जहाँ पे ये जो हम लोगों का कोलैबोरेशन रहे, थोड़ा सस्टेन रहे। समापन समारोह लद्दाख की सुंदर संस्कृति को दर्शाते रंगारंग संगीत से सजा हुआ था। याक नृत्य और लद्दाख के युवाओं में प्रचलित फैसल अशनूर समूह के संगीत पर युवा झूम उठे। समापन समारोह में कई गणमान्य लोग शामिल हुए और सिनेमा की कई जानी मानी हस्तियों ने समारोह की सफलता की सराहना की। सब फिल्में बहुत अच्छी थी, काफ़ी मुश्किल डिसीजन थे, लेकिन सिलेक्ट करना ही था तो इसलिए करना पड़ा। लेकिन ना सिलेक्ट होने से निराश नहीं होना चाहिए। फिल्म बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको अपनी खामियां, आपकी जो प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स हैं जो वो आपके सामने आते रहेंगे, और जब तक नहीं बनाएंगे तब तक वो नहीं समझ में आएगा। ये पहल बहुत अच्छी पहल है और इसको लगातार कंटिन्यू करना चाहिए, दूसरे जगहों पे भी करना चाहिए, दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सब सेंट्रलाइज हो जाता है, सिनेमा सेंट्रलाइज हो जाता है। बम्बई ही एक जगह बचती है, दिल्ली एक जगह बचती है, उसके अलावा कोई जगह नहीं बचती। तो ये जरूरी है कि आप डिसेंट्रलाइज करें उसको। 5 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म महोत्सव ने दर्शकों और युवा निर्देशकों को कभी ना भूलने वाला अनुभव दिया।
5 दिनों तक चले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था और 5 दिनों तक दर्शकों के सामने बेहतरीन फिल्में आई, युवा निर्देशकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला, तो वहीं लद्दाख की संस्कृति को भी बढ़ावा मिला। कैमरामैन सुमित धीमान और अपने सहयोगी सुनील राणा के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। ऐसे में जब कुछ लोग पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर बहस भी हो रही है, आरबीआई के साथ साथ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए का भी कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने से केंद्र सरकार का खर्चा 4.5 गुना और बढ़ जाएगा। साथ ही पुरानी योजना देश के सतत विकास के लिए भी सही नहीं है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए का साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने से कहीं न कहीं सरकार पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। पीएफआरडीए का ये भी कहना है कि पुरानी स्कीम राज्यों की वित्तीय सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और ये अनसस्टेनेबल है। डीडी न्यूज के साथ एक विशेष साक्षात्कार में पीएफआरडीए के चेयरमैन ने ये बातें कही। ऑन एन एवरेज 4.5 गुना खर्चा होगा। देखिए, एपीएस के लिए और एनपीएस के लिए अभी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए है जी। सो ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसको हम बोल रहे कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है। आरबीआई के आंकड़े आए, ये बता रहे कि 4.5 गुना खर्चा बढ़ जाएंगे। सो इससे चलते हुए जो पेंशन का स्ट्रेस स्टेट फाइनेंस में बहुत ज़्यादा होगा, तरह ये कि एक अनसस्टेनेबल पोजीशन हो सकता है। अब जबकि सरकार इस बात पर लगातार जोर दे रही है कि हर कोई, खासकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग भी एनपीएस का लाभ उठा सकते हैं, पीएफआरडीए का कहना है कि पेंशन स्कीम में शामिल होना सभी के लिए जरूरी है और हमें एक पेंशन आधारित समाज का निर्माण करना है। तो पेंशन तो एकदम जरूरी है और वो जो लोग सोचते हैं कि जो हेड ऑफ फैमिली के पास एक ही पेंशन है उसके लिए सबका भला हो जाएगा, वो सही बात नहीं है। तो अपने आप के लिए पेंशन लीजिए और फैमिली का सबके लिए आप पेंशन लीजिए। तो ये हमारा जो एम है कि इंडिया शुड बी ए पेंशन सोसाइटी। गौरतलब है कि हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमीर देश भी बढ़ते पेंशन बोझ से परेशान हैं और अधिकांश देशों में भी भारत की तरह ही सरकार की तरफ से दी जाने वाली पुरानी पेंशन स्कीम की जगह स्व योगदान वाली एनपीएस को लागू करने की कोशिशें की जा रही हैं। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता, जबकि अनु रानी ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। यह एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। पारुल चौधरी के बाद अनु रानी ने भी इतिहास रच दिया। एशियाड की महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अनु रानी ने स्वर्ण पदक जीता। अपने चौथे प्रयास में सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 62.92 मीटर भाला फेंक कर इतिहास रचा। भारत के मोहम्मद अफजल ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। उन्होंने 1 मिनट 48.43 सेकंड का समय लेते हुए इस पदक को अपने नाम किया। आखिरी कुछ मीटर में सऊदी अरब के ऐसा अली ने उन पर लीड बना ली और वह स्वर्ण पदक से चूक गए। भारत के कृष्ण कुमार 5वें स्थान पर रहे। वहीं तेजस्विन शंकर ने रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने डेकाथलॉन में यह कामयाबी हासिल की। इस स्पर्धा में 10 अलग अलग खेल खेले जाते हैं। 2 दिन तक यह मुकाबला चलता है। भारत ने इस स्पर्धा में 1974 के बाद कोई पदक नहीं जीता है। 1974 में विजय सिंह चौहान ने स्वर्ण और सुरेश बाबू ने कांस्य पदक जीता था। भारत के अर्जुन सिंह और सुनील सिंह की जोड़ी ने कैनोइंग डबल 1000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। एशियन गेम्स के इतिहास में कैनोइंग स्पर्धा में भारत का ये दूसरा पदक है। महिला मुक्केबाज प्रीति को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। प्रीति को एशियाई खेलों के 54 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में भारत को एक और पदक दिलाया। उन्होंने 55.68 सेकंड का समय लेकर तीसरे स्थान पर रहीं और कांस्य पदक अपने नाम किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।